हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आज का जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी और मैनहोल से रिलेटेड। मतलब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम लोग मैनहोल को प्रोवाइड करते हुए चलते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास के साथ रिलेट करके चलते हैं तो देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सीवर्स को डिजाइन करते हैं और उनके सीवर के डिजाइन से रिलेटेड हमने तीन बेसिक हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। वेटेड पेरीमीटर, वेटेड डायामीटर या वेटेड डेप्थ, इसके अलावा था वेटेड पैरामीटर एंड वेटेड एरिया। राइट, जिन तीनों के बेसिस पे मैंने बताया था कि हम लोग मेनिंग्स फॉर्मूला को अप्लाई करके अपने सीवर्स को डिजाइन करके चलते हैं। राइट, अब आगे बढ़ने से पहले जो हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, इसके आगे बढ़ने से पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है छोटा सा। मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आप सोचें थोड़ा सा, जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर सप्लाई पाइप्स एंड सीवर पाइप्स। मतलब सीवर्स में जो सीवर की जो पाइप्स होते हैं और जिनसे हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, क्या कोई डिफरेंस होता भी है इनमें या दोनों सेम होता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, इन दोनों में अगर मेजर डिफरेंस की बात की जाए तो इन दोनों में हम लोग एक मेजर डिफरेंस लेके चलते हैं। वो डिफरेंस ये है कि जो हमारी वाटर सप्लाई पाइप है ये आर्टिफिशियल प्रेशर हेड के लिए डिजाइन होती है, जिसमें हमें पानी को क्या करना है, अब साफ पानी है उसको हाई हेड पे भी तो कैरी कराना है। अब एक बिल्डिंग में अगर 4 फ्लोर्स हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि चारों फ्लोर पे पानी पहुंचे, ठीक है। तो और सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं हमारे सीवर पाइप्स की, जो सीवर्स हैं, सीवर्स को हम कभी भी आर्टिफिशियल प्रेशर हेड के रिस्पेक्ट में डिजाइन नहीं करते, इसको हमेशा ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में डिजाइन किया जाता है। अब ग्रेविटी का रिस्पेक्ट क्या बोलता है, देखो, जब सीवर आपके पास प्रोवाइडेड होगा तो हम इसको हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में प्रोवाइड करेंगे ताकि पानी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली वेस्ट वाटर फ्लो होता रहे। राइट, अब पानी अगर जो वेस्ट वाटर है अपना, अगर वो सीवर में एक डाउनवर्ड स्लोप के बेसिस पे फ्लो होता रहेगा तो इनडायरेक्टली वेलोसिटी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी कम हो गई, पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर वेलोसिटी मेरे पास में कम हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसके अंदर, वैसे तो देखो 99% तो वाटर होता है वेस्ट वाटर में, लेकिन लेस देन 0.1% सॉलिड्स होते हैं। तो वो सॉलिड्स जो है कम वेलोसिटी की वजह से इसके क्रॉस सेक्शन में जगह जगह पे सेटल डाउन भी तो हो सकता है, बिल्कुल। और सेम ऐसे ही अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, मान लो मैंने स्लोप बहुत हाई प्रोवाइड कर दिया, तो पानी जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे गिरेगा तो एकदम से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी पोटेंशियल से काइनेटिक में, वेलोसिटी ज्यादा, और स्पीड बढ़ने के कारण से जो हमारा सीवर का जो क्रॉस सेक्शन है इसके इरोजन के चांसेस होंगे। तो ये बोलता है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो सिल्टिंग हो सकती है, सिल्टिंग या फिर सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और अगर वेलोसिटी कम हो गई तो इसे स्काउरिंग के चांसेस हैं। स्काउरिंग मींस इरोजन। तो मतलब हमें हमारे वेलोसिटी, जो हमारा सीवर है उसकी वेलोसिटी आपको इस तरीके से प्रोवाइड करनी है कि ये बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो इरोजन और कम हो गई तो सिल्टिंग। तो जिस वेलोसिटी के लिए हम लोग हमारे सीवर्स को डिजाइन करते हैं उन वेलोसिटी को नाम दिया जाता है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। वो एवरेज वेलोसिटी जिससे जितने भी हमारे सीवर्स हैं उन सीवर्स में से पानी बड़ी आसानी से फ्लो कर सके और उसमें कोई भी ना तो सिल्टिंग की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करे ना ही स्काउरिंग की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करे। राइट, तो अब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज थ्रू सीवर, flow of sewage through sewer, so that there are no chances of silting and scouring। मतलब ये बोलता है कि वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि सिल्टिंग और स्काउरिंग के चांसेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट ना करें। तो उस टाइप की वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। अब ये कंडीशन कैसे अटेन हो सकती है, ये भी तो हमारे पास में क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली देखिए, जो वेलोसिटी है इसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के लिए। आप VS लिख लीजिए, ठीक है, VSC लिख लीजिए। इसका कोई परफेक्ट या आप ये बोल सकते हो एग्जैक्ट सिंबल इसका एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास में 8K/F।
G-1 इंटू GD, राइट। ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम लोग सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहां पे ये सारे पैरामीटर्स क्या इंडिकेट करते हैं, देखिए D इज एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। जो सॉलिड पार्टिकल, जो इंप्योरिटी पार्टिकल होगा उसके एवरेज साइज को हम लोग लिखते हैं D। स्मॉल g सेम वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ही तो पानी फ्लो करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। F, स्मॉल f जो है दिस इज फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर, राइट। डोंट वरी, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन जो आएगा आपके पास में, वो क्वेश्चन सिर्फ इसका फॉर्मूला पहचानना आ सकता है या इसकी वैल्यू आ सकती है। न्यूमेरिकल अप्रोच यहां से आज तक जेईई लेवल पे कभी भी कवर नहीं हुई है। F इज फ्रिक्शन फैक्टर। अब जो कैपिटल G है, ये कैपिटल G बनेगा आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स, राइट। एंड K जो है आपके पास में, ये एक कांस्टेंट है जो डिपेंड किस पे करता है, सेडिमेंट की प्रॉपर्टीज पे, जो मतलब पार्टिकल्स जो सेटल डाउन होंगे उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर ये वाला फैक्टर डिपेंड करता है, राइट। तो आई गेस समझ में आया होगा कि सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी जो है, सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी वो एवरेज वैल्यू होगी, जिससे वेलोसिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो स्काउरिंग के चांसेस, इरोजन के चांसेस, और अगर वेलोसिटी कम हो जाती है तो सिल्टिंग के चांसेस, जमा होने के, पार्टिकल्स के सेटलमेंट के चांसेस एग्जिस्ट करेंगे। तो दोनों को प्रिवेंट करने के लिए जो भी हम लोग एक सीवर में वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, दैट वेलोसिटी इज नोन एज सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी, ठीक। अब सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो ऑन एन एवरेज जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज वेरी करती हैं बिटवीन 0.45 टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वैल्यूज हैं जो डायरेक्ट पेपर के अंदर आती हैं। बुक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो बुक्स में भी इससे रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। 0.45 से 0.9 मीटर पर सेकेंड के बीच में, और इसी में जो एवरेज वैल्यू होती है, दैट एवरेज वैल्यू इज टेकन एज 0.6 मीटर पर सेकेंड। कई बार सेंटीमीटर में भी आ जाता है, तो आप इसको सेंटीमीटर में आसानी से आई गेस कवर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। 60 बन जाएगा, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड एवरेज वैल्यू ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। एंड ओवरऑल मिनिमम से मैक्सिमम अगर बात की जाए तो ये 45 से 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेटा कि सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में, दैट इज मैनहोल्स। मैनहोल्स देखो, हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं कि हमारे जो भी डे टू डे लाइफ में, जो हमारे घर के आसपास की लोकेलिटीज हैं, जो हमारी गलियां हैं, जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर क्या होता है, मैनहोल्स जगह जगह पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सीवर को क्लीन करने के लिए प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या मे बी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनके लिए हमें मैनहोल्स को प्रोवाइड करना होता है। मैनहोल्स के फंक्शंस काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या फंक्शंस हैं और कौन कौन सी कंडीशंस में हमें जनरली मैनहोल्स को प्रोवाइड करना होता है, और इसी के साथ में क्लीनिंग ऑफ सीवर्स जब आता है तो हमें इसे किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं यूजिंग मैनहोल्स। हम नहीं, मतलब बेसिकली जो क्लीनर होगा वो कैसे इसे क्लीन करेगा यूजिंग मैनहोल्स, वो सब हमें यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो अब मैनहोल्स के बारे में अगर बात की जाए तो जनरली देखिए, नॉर्मली जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सीवर्स को हम लोग बांटते हैं अलग अलग तरीके से। लेटरल्स, हाउस सीवर्स कनेक्ट होगा लेटरल्स में। अब जैसे ये काफी सारे लेटरल्स थे, तो ये लेटरल्स जब ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक मैनहोल, ठीक है। अब ऐसे ही लेटरल ने मिला के बनाया एक ब्रांच सीवर। अब ये ब्रांच सीवर आ गया, ऐसे ही एक ब्रांच सीवर इधर से आ रहा है, एक ब्रांच सीवर इधर से आ रहा है, तो इन सब ने मिलके फिर से एक मैनहोल बनाया। अब फिर ये आ गया अपने पास में मेन सीवर। अब मेन सीवर से फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद फिर मैं आउटफॉल। तो इनडायरेक्टली देखो, जहां भी अपने नंबर ऑफ सीवर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, वहां पे हमने एक ओपनिंग प्रोवाइड की है, जिस ओपनिंग को हम लोग नाम देते हैं मैनहोल, ठीक है। तो हमें इस मैनहोल के बारे में ही एक थोड़ा सा एक आइडिया लेना है कि एक्चुअल में मैनहोल क्या है और क्यों इसे प्रोवाइड करके चलता है।
तो देखो मैनहोल क्या है, इट इज अ स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, या इनफैक्ट हम इसको बोलते हैं एपर्टिनेंस, स्मॉल एपर्टिनेंस, APPUR, ठीक है। अब एपर्टिनेंस बेसिकली आप ये बोल सकते हैं सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इट इज अ स्मॉल एपर्टिनेंस इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग, इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग, ठीक, which is provided for cleaning of sewers, प्रोवाइडेड फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका एक ही फंक्शन है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैंने सिर्फ एक लिखा है अभी इसका फंक्शन, ठीक है। अब वो फंक्शंस क्या हैं और कौन कौन सी कंडीशंस में प्रोवाइड करते हैं हम लोग मैनहोल्स को, मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। कंडीशंस ऑफ मैनहोल्स, देखो कंडीशंस ऑफ मैनहोल्स में जो फर्स्ट कंडीशन है, अभी मैंने आपको बताया, जब डिफरेंट टाइप्स के, जब नंबर ऑफ सीवर्स, खास तौर पर नॉट डिफरेंट टाइप्स, जब नंबर ऑफ सीवर्स एक पॉइंट पे कनेक्ट होंगे तो हम लोग उसको कनेक्ट करने के लिए जो जंक्शन बनाएंगे, दैट जंक्शन इज मैनहोल। अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था ना आपको कि 3 लेटरल्स एक दूसरे के साथ मैनहोल के थ्रू कंबाइन हुए और वहां से एक ब्रांच सीवर आ गया। तो पहला पॉइंट, व्हेन कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है व्हेन नंबर ऑफ सीवर्स मीट एट अ पॉइंट, when number of sievers meet at a point to form junction, राइट। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो मैं ये बोल सकता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स जब मीट करेंगे, पहले लेटरल्स थे, लेटरल्स के साथ में नीचे ब्रांचेस आ गई, तो जो मेन होल होगा, जैसे मान लो ये लेटरल था, ये ब्रांच है, तो जब लेटरल और ब्रांचेस, और ये भी एक लेटरल है, तो ये दोनों जब इस तरीके से इसके साथ में जुड़ेंगे तो टाइप अलग हो गया ना, लेटरल्स ब्रांचेस। तो वहां पे भी हम लोग उसके जंक्शन पे भी, उसके ओपनिंग पे भी, वहां पे भी हम लोग एक मैनहोल को प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स मीट, टाइप्स ऑफ सीवर्स मीट, पहला था नंबर ऑफ सीवर्स मीट, सेकेंड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स मीट, ठीक। थर्ड, अब देखो मान लेते हैं मेरे पास 2 सीवर्स थे, 2 सीवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक का साइज है 200 mm डायमीटर, एक का साइज है 500 mm डायमीटर। तो और इन दोनों को ज्वाइन कराना है, तो क्या हम इन दोनों को ऐसे ही थोड़ी ज्वाइन करा देंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन कराने के लिए भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीच में मैनहोल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो राइट। तो अब ये बोलता है तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब डिफरेंट साइज के सीवर्स मीट करेंगे, व्हेन डिफरेंट साइज्ड सीवर्स मीट, तो उस कंडीशन में भी हम लोग मैनहोल्स को प्रोवाइड करके चलते हैं, ठीक है। फोर्थ कंडीशन पे चलते हैं। अब फोर्थ कंडीशन बोलता है व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ सीवर्स चेंजेस, अलाइनमेंट ऑफ सीवर्स और ग्रेडियंट ऑफ सीवर दोनों। अलाइनमेंट में देखो, सबसे पहले एक सीवर इस तरीके से था, अगला सीवर जो मुझे कनेक्ट करना है वो मुझे स्ट्रेट नहीं लेके जाना है, थोड़ा सा डाउनवर्ड तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, मैंने ऐसे प्रोवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया ना सीवर की, तो जब ये डायरेक्शंस चेंज होंगी तो इस जंक्शन पे भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनहोल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बोलता है व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ सीवर चेंजेस, अलाइनमेंट ऑफ सीवर चेंजेस। फिफ्थ कंडीशन है ग्रेडियंट, डाउनवर्ड ग्रेडियंट। हमेशा सीवर्स को ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डाउनवर्ड रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने एक तो डाउनवर्ड ऐसे रखा, दूसरा डाउनवर्ड मैंने ऐसे रखा, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट का जो स्लोप था वो ये स्लोप था, आगे वाला जो पार्ट है उसका स्लोप थोड़ा सा स्टीप है, तो जैसे ही स्लोप का चेंज आएगा, ग्रेडियंट का चेंज आएगा, वहां पे भी तो हमें सीवर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन द ग्रेडियंट की बजाय आप बेड स्लोप भी लिख सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक ही बात है। ग्रेडियंट ऑफ सीवर
चेंजेस, तो यहाँ पे भी हम लोग मैनहोल्स को प्रोवाइड करके चलते हैं। एंड लास्ट कंडीशन, मान लो सीवर की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो सीवर की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो भी उसके इंटरसेक्शंस में हम लोग मैनहोल्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इससे क्लीनिंग में फिर हेल्प मिलेगी, राइट। तो नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द लेंथ ऑफ सीवर्स इज वेरी लार्ज या फिर वेरी हाई। तो ये मेरे पास देयर आर सो मेनी कंडीशंस एंड सो मेनी रीजंस। आप इनको रीजंस में भी लिख सकते हो कि जब नंबर ऑफ सीवर्स मीट करेंगे तो उनके जंक्शन बनाने के लिए हमें मैनहोल को प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो पहली कंडीशन जब नंबर ऑफ सीवर्स मीट करेंगे। सेकंड कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स का मतलब है लेटरल सीवर, ब्रांच सीवर, आउटफॉल्स, मेन सीवर्स। जब भी ये मीट करेंगे जिस भी जंक्शन पे वहां पे मैनहोल आएगा। डिफरेंट साइज्ड सीवर्स। डिफरेंट साइज सीवर्स का मतलब सीवर्स ऑफ वेरिएबल डायमीटर जब चेंज करेगा। अलाइनमेंट ऑफ सीवर्स चेंजेस। अलाइनमेंट का मतलब है डायरेक्शन बोल दो चाहे सेंटर लाइन अलाइनमेंट, राइट, एक ही बात है। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट मींस बेड स्लोप ऑफ द सीवर चेंजेस। एंड द लास्ट वन इज व्हेन द लेंथ ऑफ सीवर इज वेरी हाई। जब सीवर की लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में भी हम लोग मैनहोल्स को प्रोवाइड करके चलते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे। ये बोलता है कि जो मैनहोल्स हमने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, नो डाउट ये प्रोवाइड कर दिए, इनमें स्पेसिंग्स जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम मैनहोल में रखते हैं जनरली 30 मीटर्स मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो हमारी कंडीशंस के हिसाब से किस तरीके से अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे ये दिया जा सकता है, राइट। जनरली मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन मैनहोल्स हम लोग 30 मीटर्स के आसपास जनरली रखते हैं, मेंटेन करता है। मिनिमम, मैक्सिमम अपनी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब आगे बोलता है नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर कि जो मैंने बताया कि मैनहोल्स का काम है सीवर्स को क्लीन करना, तो ये सीवर्स की क्लीनिंग कैसे करता है? क्लीनिंग ऑफ सीवर्स में मैनहोल का काम क्या होगा, किस तरीके से ये हेल्प करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सीवर्स की क्लीनिंग में, राइट, यहाँ पे सिंपल सा है कि जब भी किसी सीवर को क्लीन करना होता है तो क्लीनर क्या करता है, अंदर एंट्री करेगा, उसके बाद में क्लीन करके जितना स्लज निकलता है उस स्लज को बाहर रख देता है। आई एम श्योर सबने देखा होगा, राइट। लेकिन इसके अंदर एक जो छोटा सा पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि आपने देखा होगा जनरली जब भी सफाई करनी होती है, जब भी क्लीनिंग करनी होती है सीवर की, तो एकदम से नहीं होती। कुछ टाइम पहले क्लीनर आके या जो पब्लिक हेल्थ की जो टीम है वो पहले आके मैनहोल का कवर हटा के जाते हैं, और मैनहोल का कवर हटाने के बाद में कुछ देर के बाद में क्लीनिंग स्टार्ट होती है, राइट। तो उसके पीछे एक सिग्निफिकेंस है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मैनहोल का कवर जो है वो हटाया जाता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। जनरली 30 मिनट्स मिनिमम 30 मिनट्स पहले मैनहोल का कवर हटाया जाता है सीवर्स की क्लीनिंग के लिए, राइट। इसका रीजन ये है, देखो सीवर जब जनरली अब इसके अंदर जो भी सीवर के अंदर पानी जो फ्लो कर रहा है वेस्ट वाटर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटीज हैं। इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली फिर रिएक्शंस भी होंगी, और खासतौर पे बायोडिग्रेडेबल इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी तो उसमें से फिर रिएक्शंस जनरेट होते हैं और रिएक्शन से गैसेस बनते हैं। अब गैसेस कौन कौन सी बनती हैं? जनरली गैसेस में 3 टाइप की गैसेस की फॉर्मेशन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लेके चलते हैं। एक है मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड, इन तीनों को लेके चलते हैं, ठीक। अब अगर क्लीनर ने 30 मिनट पहले इसको नहीं हटाया, सीधा मैनहोल का कवर हटाया एंड क्लीनर ने एंट्री कर दी, तो वहां पे उन गैसेस की वजह से उसका दम भी घुट सकता है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड मे बी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस तरीके की कैजुअलिटी ना हो, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जनरली कंडीशन सेट कर दिया गया है कि कम से कम 30 मिनट पहले आपको अपने मैनहोल के कवर को ओपन करके छोड़ना है, राइट। तो क्लीनिंग ऑफ सीवर में मिनिमम 30 मिनट्स बिफोर the cover of manhole is removed, ठीक, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में भी क्लीनर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेगा, ठीक है, नो डाउट प्रैक्टिकली ये चीज नहीं होती फॉलो जो अब मैं बताने जा रहा हूं, बट थ्योरेटिकली ये फॉलो करनी चाहिए। तो ये बोलता है अब डिटेक्शन कैसे होगा, हमें पहले गैसेस को डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन ऑफ गैसेस, कि कहीं कोई गैस प्रेजेंट तो नहीं है, और अगर कोई गैस प्रेजेंट है
तो इसका मतलब नुकसान हो सकता है, राइट। तो डिटेक्शन ऑफ गैसेस में 3 टाइप की गैसेस का डिटेक्शन होता है। सबसे पहले होता है मीथेन का, ये सीरियल वाइज चलता है नंबर्स के फॉर्म में। सबसे पहले मीथेन, मीथेन के बाद में डिटेक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आप डिटेक्शन पहले कर देंगे और मीथेन का डिटेक्शन आप बाद में करेंगे, राइट। एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां से एक क्वेश्चन एसएससी के अंदर लास्ट 2 ईयर से पूछा जा रहा है, इन तीनों टेस्ट में से एक क्वेश्चन, खासतौर पे एसएससी जेई के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से 3 टेस्ट हैं इसके, ठीक है। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन टेस्ट हैं, कर सकते हैं हम लोग इन टेस्ट को, राइट। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके अंदर हमें, इन तीनों टेस्ट में हमें सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। तो आप अगर एक एक पॉइंट भी याद कर लोगे ना, बहुत है, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ मीथेन की बात करते हैं, मीथेन गैस। अब जो मीथेन गैस होती है, ये मीथेन गैस सबसे हल्की गैस है, और हल्की होने के कारण से इट इज द लाइटेस्ट गैस। हल्की होने के कारण से ये मैनहोल के टॉप में प्रेजेंट होती है। मैनहोल का कवर आपने हटा दिया, उसके बाद में जो सबसे पहले जो गैस मिलेगी मुझे टॉप में, दैट गैस इज मीथेन गैस। ये लाइट तो है, और ये साथ में इसमें इसका जो नेचर होता है, टेंडेंसी होती है, दैट इज एक्सप्लोसिव टेंडेंसी। एक्सप्लोसिव टेंडेंसी मींस इसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। और यही रीजन होता है जिसकी वजह से मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सीवर को हम फुल लेंथ के लिए डिजाइन नहीं करते, रनिंग फुल लेंथ के लिए, ठीक है। इसको हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट डेप्थ के लिए डिजाइन करते हैं, मे बी 50%, 60%, 70% मैंने बताया था, राइट, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी किए थे। फिर मैंने इसको रिलेट किया था एग शेप सीवर, सर्कुलर सीवर के साथ में। तो कहीं ना कहीं इन गैसेस की वजह से ही है। तो अब लाइट गैस है और एक्सप्लोसिव टेंडेंसी होती है, इसको हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म होता है, बस ये वर्ड याद रखना है, मैच स्टिक टेस्ट। मैच स्टिक टेस्ट, माचिस की तीली का जो टेस्ट आता है उसको हम फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। एक आइडिया ले सकते हो डेफिनेटली, बिल्कुल, ठीक है। बट इतना भी अगर याद कर लेते हो ना मैच स्टिक टेस्ट, तो इससे ही ध्यान में आ जाएगा। अब मैच स्टिक टेस्ट में होता क्या है, माचिस की जलती हुई तीली, मैच स्टिक माचिस की तीली होता है, तो माचिस की जलती हुई तीली को मैनहोल के आसपास में लेके जाते हैं। तो जैसे ही हम मैनहोल के पास में लेके गए, ठीक है, क्लीनर मैनहोल के पास में अगर लेके गया और हल्का सा भी आग अगर भड़कने की कोशिश करती है, आग अगर बढ़ने की कोशिश करती है, ठीक है, तो इसका मतलब है वहां पे अभी मीथेन गैस प्रेजेंट है। और अगर कंटिन्यू रही, जैसे फ्लेम थी मैच स्टिक की वैसी की वैसी फ्लेम रही, नो इंक्रीमेंट एट ऑल, तो इसका मतलब वहां से मीथेन गैस प्रॉपर्ली रिमूव हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो थोड़ी देर के लिए और उसको खुला छोड़ दो ताकि बाहर निकल जाए, और अगर हो गई है तो हम लोग फिर सेकंड टेस्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पहला टेस्ट है मीथेन का, ये होता है बाय यूजिंग मैच स्टिक्स, राइट। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो, अगर इनफैक्ट मैंने पहले बताया कि मीथेन पहले टेस्ट होगा, जब मीथेन रिमूव हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के लिए हम लोग फॉलो करते हैं लैंप टेस्ट को। लैंप टेस्ट, इसमें हम लोग एक लैंप, बर्निंग लैंप नीचे लेके जाएंगे। बर्निंग लैंप लेके जा सकते हो, कैंडल की फ्लेम लेके जा सकते हो, कैंडल को एक स्टैंड पे रख के आप लोअर डाउन कराओ इसको नीचे, ठीक। अगर मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, मैं सीधा यहां पे गया, तो मैं क्या करूंगा, लैंप को या कैंडल को नीचे लेके जाऊंगा, आग मिलेगी और ये प्रेजेंट हुई तो फट जाएगा, एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस चीज को, उस जो अनहोनी है, कैजुअलिटीज हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग पहले इसको परफॉर्म कराते हैं, फिर इसको परफॉर्म कराते हैं। जब तक हम इंश्योर नहीं होते ना कि मीथेन गैस नहीं निकली है, तब तक हम लोग इसकी तरफ मूव नहीं करते, ठीक है। तो अब इसने बोला लैंप टेस्ट कैसे होगा, तो लैंप टेस्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमने लैंप को लोअर डाउन कराया, कैंडल फ्लेम को लोअर डाउन कराया, और नोट करेंगे अगर 5 मिनट से ज्यादा जो कैंडल फ्लेम थी ये जलती हुई रह गई, कैंडल फ्लेम जो है वो 5 मिनट से पहले अगर बुझ जाती है, तो इसका मतलब वहां पे प्रेजेंट है CO2, राइट। और अगर 5 मिनट से ज्यादा चलती हुई रह गई तो वहां पे CO2 एब्सेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमें पता है CO2 एंड ऑक्सीजन जो है, दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, एक प्रेजेंट होगा दूसरा नहीं होगा। तो सेम एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास में जरूरी नहीं CO2 की फॉर्म में आए, ये ऑक्सीजन की फॉर्म में भी आ सकता है कि कैंडल की फ्लेम 5 मिनट से ज्यादा अगर सीवर के अंदर जलती हुई रह जाए तो वो कौन सी गैस की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगी, तो वो गैस की प्रेजेंस आएगी हमारे पास में ऑक्सीजन गैस। यही क्वेश्चन जो था ऑक्सीजन वाला
ये एसएससी जेईई 2017 में ये क्वेश्चन कवर हुआ था एक सेट के अंदर। ठीक, थर्ड वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मुझे पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है या नहीं है। जब तक ये प्रेजेंट है, अगेन इसको पहले निकालो, अच्छे से बाहर निकालो, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और पहले भी हो जाएगा ना अगर हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट, तो ये एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, रिलेट नहीं करता, लेकिन ये दोनों रिलेट करते हैं अपने पास में, पहले दूसरे। तो अब इसमें क्या करना है, इसके लिए हम लोग जो हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, बेसिकली हमारा जो पेपर होता है, इसको हम लोग डिप करते हैं लेड एसीटेट में। ये लेड एसीटेट टेस्ट है। लेड एसीटेट में वो पेपर को डिप करेंगे, ये येलो कलर का होता है तो पेपर का कलर हो जाता है येलो। फिर उस पेपर को जो येलो कलर का कन्वर्ट हो गया था, लाइट पेल येलो कलर का हो जाता है, बिल्कुल फीका सा, इसको हम लोग सीवर के अंदर लोअर डाउन कराते हैं। अब सीवर में हाइड्रोजन सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद में जो कंपाउंड बनाती है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इसका मतलब पेपर का कलर पेल येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक में, अगर ये वाली गैस प्रेजेंट हुई तो मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर डिटेक्शन की बात की जाए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की डिटेक्शन मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट कराती है। मतलब ये कैसे पता चलेगी, अगर हमारा पेपर का कलर लेड एसीटेट की वजह से जो पेल येलो था, वो पेल येलो से अगर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रेजेंट, अदरवाइज हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी एब्सेंट। तो ये 3 टेस्ट है मेरे पास में, जिन टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं, और जिन टेस्ट के बेसिस पे हम लोग हमारे जितने भी बेसिकली जो क्लीनर्स होते हैं, वो क्लीनिंग से पहले ये ऑब्जर्व करते हैं इन गैसेस का डिटेक्शन, और उसके बेसिस पे फिर क्लीनिंग के लिए टाइम और प्रॉपर जो किस तरीके से करना है, मेथड जो है वो डिसाइड होता है। राइट, आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोलता है गैसेस का डिटेक्शन, समझ में आया। आगे एक छोटा सा पॉइंट है मेरे पास में, अलाइनमेंट ऑफ सीवर्स। अलाइनमेंट ऑफ सीवर्स छोटा सा पॉइंट है, बस ध्यान रखना है आपको, 2 डायग्राम से समझाऊंगा। सीवर्स को अलाइन कैसे करते हैं। अच्छा, इससे पहले सीवर्स के अलाइनमेंट से पहले मैंने अभी बताया 3 गैसेस, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इन तीनों में से कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन ऑफ सीवर्स के लिए। जो सीवर्स के कंक्रीट सीवर्स होते हैं, खास तौर पे कंक्रीट सीवर्स, इनके कोरोजन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो वो गैस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट कंपाउंड्स बनाता है, और सल्फेट जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में कोरोजन जो है, कंक्रीट में कोरोजन सल्फेट्स की वजह से प्रेजेंट होता है। तो सल्फेट्स किसकी वजह से बनेंगे, सल्फर कौन सी गैस में है, हाइड्रोजन सल्फाइड में है। तो ये पेपर में ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है पानी में पानी में कोरोजन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, कभी भी हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं लिखना, क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा डेफिनेटली, उसमें लिखना है हमेशा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इसने बोला कि कंक्रीट सीवर्स में, या कंक्रीट सीवर्स में बोल दो चाहे क्राउन ऑफ सीवर्स बोल दो, इसके कोरोजन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होगी, तो मेरा आंसर रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक, अब बढ़ते हैं अलाइनमेंट ऑफ सीवर्स की तरफ। ये बोलते हैं 2 तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं। पहला होता है क्राउन अलाइनमेंट। ठीक, दूसरा होता है इन्वर्टेड अलाइनमेंट। इन्वर्टेड अलाइनमेंट। ठीक, अब इनके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो है अलाइनमेंट, ये बोलता है जब मेरे पास में सीवर्स 2 डिफरेंट साइज के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेट अस सपोज एक सीवर ये है, सर्कल मान के चलते हैं, एक सीवर ये है। अब इसका साइज डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हम इसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, इनको अलाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्राउन अलाइनमेंट एंड इन्वर्टेड अलाइनमेंट। क्राउन अलाइनमेंट, क्राउन का मतलब है टॉप मोस्ट पॉइंट। मैं क्या करूंगा, इसका टॉप और इसका टॉप दोनों मिला दूंगा इस तरीके से। राइट, मैंने क्या किया, जो हमारा सीवर का टॉप था, अगर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक ये है लार्जर साइज्ड, एक है स्मॉलर साइज्ड। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जब ज्वाइन कराएंगे तो इन दोनों को सेम ऐसे ज्वाइन कराया जाएगा।
तो यहां पे जब भी इस तरीके से ज्वाइनिंग एग्जिस्ट करती है तो ये कैसा अलाइनमेंट। हाँ, तो क्राउन अलाइनमेंट में आपको बता रहा था। देखो अब नॉर्मली क्या होगा, जब मैंने टॉप को टॉप से ज्वाइन कराया है, क्राउन को ग्राउंड से, तो ये अलाइनमेंट कैसा बन गया, क्राउन अलाइनमेंट। सेम इसी तरीके का जो दूसरा अलाइनमेंट होता है दैट इज इन्वर्टेड। इसमें लार्जर डायमीटर साइज जो होता है ये इसके बेस से स्मॉलर साइज डायमीटर से कनेक्टेड होता है। तो इस टाइप का जो अलाइनमेंट बनेगा, दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज नोन एज इन्वर्टेड अलाइनमेंट, राइट। तो हमारे पास में देखिए हमने अलाइनमेंट को इस तरीके से अपना क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज क्राउन एंड सेकंड वन इज इन्वर्टेड अलाइनमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था कि अलाइनमेंट्स हम लोग किस तरीके से लेके चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास में, दिस टॉपिक इज डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स। डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स। अब जो एफ्लुएंट्स का डिस्पोजल है, ये डिस्पोजल हमारे पास में दो टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट जो रहेगा, दैट मींस फर्स्ट विल बी ऑन वाटर, second will be on land. तो first is on water and second one is on land. अब जो water में है, ये water में disposal जो है ये तीन parts में exist करता है। पहला है disposal in rivers, disposal in rivers, second is disposal in lakes and third one is disposal in sea, राइट। सेम ऐसे ही ऑन लैंड की अगर बात करते हैं तो डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स ऑन लैंड फर्दर हम लोग टू पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज सीवेज फार्मिंग, सीवेज फार्मिंग एंड सेकेंड वन इज एफ्लुएंट इरिगेशन, एफ्लुएंट इरिगेशन। तो मेनली हमारा देखिए जो डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स है, अब सबसे पहले तो बहुत से लोग इसी में ही कंफ्यूज जाएंगे, एफ्लुएंट का मतलब क्या है। देखो ये टॉपिक हम हमारे सिलेबस में लास्ट में भी पढ़ सकते हैं और पहले भी पढ़ सकते हैं। ये इसका एक्चुअल रीजन क्या है, देखो ये एफ्लुएंट का मतलब है कि आपने अपने पानी को ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद में जो आफ्टर ट्रीटमेंट जब सारी इंप्योरिटीज निकल गई तो जो पानी बचा उस पानी को हम कहां पे डिस्पोज करेंगे, वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स। अब पानी में किया जा सकता है तो रिवर्स में भी कर सकते हो, लेक्स में भी कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो। अगर मुझे लैंड पे डिस्पोजल करना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन लैंड सीवेज फार्मिंग और एफ्लुएंट इरिगेशन, हमें इन पांचों को डिटेल में डिस्कस करना है। तो अभी आज की क्लास में तो हम लोग अभी सिर्फ डिस्कस करेंगे डिस्पोजल इन रिवर्स को, कि जनरली हम लोग रिवर्स में कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं हमारे एफ्लुएंट्स को, डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स इन रिवर्स। तो इसमें देखिए अब डिस्पोजल इन रिवर्स की अगर बात की जाए, हम लोग रिवर्स में जब भी डिस्पोजल करते हैं तो इसके लिए जो मैकेनिज्म फॉलो होता है उस मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है सेल्फ प्योरिफिकेशन। सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम, नेचुरल स्ट्रीम, या फिर आप इसी को बोल सकते हो सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे उठाते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। ये बोलता है कि जब सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम या सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर जब एग्जिस्ट करता है तो ये टोटल एग्जिस्ट करता है टोटल 4 स्टेप्स के अंदर। जो पहला स्टेप मेरे पास में रहेगा, फर्स्ट स्टेप विल बी डिस्पर्जन एंड डाइल्यूशन, डिस्पर्जन एंड डाइल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। जो सेकंड स्टेप मेरे पास में रहेगा डिस्पोजल इन रिवर से रिलेटेड, उस सेकंड स्टेप को हम लोग नाम देते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद में जो थर्ड आता है मेरे पास, जैसे अगर आपको ध्यान हो हमने फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म पढ़ा था, 4 स्टेप्स मैंने समझाए थे, ध्यान आया कुछ, जिसमें
हमारे पास में था मैकेनिकल स्ट्रेनिंग था, सेडिमेंटेशन था, सेडिमेंटेशन के बाद बायोलॉजिकल चेंजेस थे, कोएगुलेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस थे, ठीक है। उसी तरीके से इसका मैकेनिज्म के भी टोटल 4 स्टेप्स हैं। अगेन कंफ्यूज करने के लिए मिक्स करके दे सकता है, ऑप्शन पहचानना आ सकता है आपसे, या कई बार ऐसा भी होता है आगे पीछे करके आपको अरेंज करना भी आ सकता है यहां से। तो डिस्पर्जन, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद में अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज सनलाइट। बायोलॉजिकल चेंजेस भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और सनलाइट के बाद में जो फोर्थ मेरे पास में आता है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहले वाले से शुरू करते हैं, डिस्पर्जन एंड डाइल्यूशन से। देखिए डिस्पर्जन का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट करके चलते हैं फैलना, किस तरीके से फैलता है, ठीक है। डाइल्यूशन तो आई एम श्योर आपको सबको पता ही होगा, डाइल्यूट करना, राइट। हमारे पास में क्या था, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको, अपने पास में रिवर फ्लो कर रही है, यहां कहीं पे एक प्लांट है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट प्लांट है यहां कहीं पे ऊपर की साइड में। इस ट्रीटमेंट प्लांट से जो वेस्ट है, ये वेस्ट वाटर यहां से इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके साथ में यहाँ पे मीट करेगा। तो ये बोलता है कि जब मैं इन सबको मिलाऊंगा यहाँ पे, ये पूरी कंडीशन जब मैं फुलफिल करूंगा तो ये 4 मैकेनिज्म आएंगे। पहला आता है डिस्पर्जन एंड डाइल्यूशन। देखो स्टार्टिंग में अब जो ये वाला जो वेस्ट होगा, नो डाउट इसमें इंप्योरिटीज की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और पानी अपना ऑलमोस्ट प्योर है, तो ये इंप्योरिटीज तो बहुत कम होंगी। इसमें इंप्योरिटीज अपने पास कम, राइट। लेट अस सपोज इसमें कंसंट्रेशन वेस्ट वाटर की C1 Q1 या CW एंड QW। जो रिवर वाटर है इसमें कंसंट्रेशन है इंप्योरिटीज की CR एंड QR, ठीक है। जब ये लो डिस्चार्ज, जिसका डिस्चार्ज कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है पानी, जब इस पानी में मिलेगा तो दोनों की इंप्योरिटीज एक साथ से जब पानी मिक्स हो जाएगा तो इंप्योरिटीज एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी और इंप्योरिटीज डिस्पर्स हो जाएंगी। डिस्पर्स ऑफ, डिस्पर्जन का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन रिडक्शन जब होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, राइट, तो उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्जन एंड डाइल्यूशन। तो जो पहला स्टेप है डिस्पर्जन डाइल्यूशन, इसको हम लोग लिखते हैं डिस्पर्जन एंड डाइल्यूशन की अगर बात करें तो ये डील हमेशा किससे करता है, इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ द वेस्ट। अगर मैं वेस्ट को डायरेक्टली कहीं पे यूज करता हूं तो इससे नुकसान ज्यादा होता है क्योंकि इंप्योरिटीज यहां पे ज्यादा है। यहां पे नुकसान कम होगा, इस पर्टिकुलर पानी के अंदर नुकसान कम होगा क्योंकि यहाँ पे इंप्योरिटीज कम है। जब हमने दोनों को मिलाया तो कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज जो है वो फैल जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा। तो डिस्पर्जन डाइल्यूशन किससे डील करता है, डिस्पर्जन डाइल्यूशन डील करता है इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ द वेस्ट। समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब ये बोलता है कि रिजल्टेंट जो मिक्सचर यहां पे बनेगा, पहले इसकी कंसंट्रेशन यहां कहीं थी, सीवर रिवर की जो कंसंट्रेशन थी वो ये थी। जब हमने दोनों को मिलाया तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन, कुछ मिक्स कंसंट्रेशन भी तो बनेगी। अब ये कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सेम अपना मिक्सचर एलिगेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन ध्यान होगा हमने बीओडी में भी लगाया था। सेम ये बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ मिक्स कैसे आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट वाटर इनटू डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ रिवर वाटर इनटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर वाटर अपॉन टोटल डिस्चार्ज, सॉरी टोटल डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज में discharge of wastewater plus discharge of river water. This combined form is known as dispersion and dilution. Concentration in mix, concentration of mix, right? I hope ये point अच्छे से clear हुआ होगा dispersion and dilution का, right? तो dispersion dilution के बाद में second है मेरे पास में sedimentation. अब देखो ये सिर्फ समझने वाले हैं, इसमें कुछ ज्यादा काम का नहीं है, ये तो एक छोटा सा पॉइंट है कि फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब ये क्या बोलता है, सेडिमेंटेशन क्या बोलता है कि जनरली देखो अब इंप्योरिटीज आई तो जितनी हैवी इंप्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी हैवी इंप्योरिटीज टाइम के साथ में सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगी। जब ये पानी में सेटल डाउन होंगी हैवी इंप्योरिटीज, हैवियर इंप्योरिटीज, तो इनडायरेक्टली किसके रिस्पेक्ट में होंगी, बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, एंड दैट नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन
प्रोसेस। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। सेडिमेंटेशन प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल स्टेप से जो इंप्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो चुकी हैं। उसके बाद में है मेरे पास में सनलाइट। अब सनलाइट ये बोलता है कि जनरली सनलाइट की अगर प्रेजेंस की बात की जाए तो ये किससे डील करेगा, ये बताता है कि इंप्योरिटीज तो सेटल डाउन हो गई, जिसमें बायोलॉजिकल जितनी इंप्योरिटीज होंगी, ये बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कंडक्ट करेंगी। जो एल्गी थी, यहाँ पे पानी में कुछ एल्गी बनेगी, तो वो एल्गी क्या करेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी और उसका डिकम्पोजिशन होगा, उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो एल्गी का डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, और उसके बाद में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई थी उससे किसमें हेल्प मिलेगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। तो मेनली अगर यहां से देखा जाए डिस्पोजल इन रिवर्स की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्पोजल इन रिवर्स को हमने टोटल 4 स्टेप्स में बांटा था। पहला स्टेप जो डिस्पर्जन डाइल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना अपना वेस्ट वाटर था सारा का सारा डिस्पर्स हो गया, अच्छे से फैल गया डिस्पर्जन एंड डाइल्यूशन में। फिर आया उसके बाद सेकंड पॉइंट बोलता है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो सारे ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे रिवर बेड में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में सेडिमेंटेशन। सनलाइट की अगर बात करूं तो सनलाइट कौन सा था अपने पास में, जितनी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज थी, खासतौर पे एल्गी था, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को कंडक्ट करेगा। सनलाइट से भी काम चल गया। अब इससे जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जितनी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होंगी, इनऑर्गेनिक बोल दो, जो पोटेंशियल हैजार्ड होना था, मतलब जो अपने पास टॉक्सिक एलिमेंट्स थे, वो सारे के सारे कैसे डिकम्पोज हो जाएंगे, बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम। इसका मतलब कोई भी नेचुरल स्ट्रीम, कोई भी रिवर जब फ्लो करती है तो वो अपने साथ साथ खुद को साफ करती हुई चलती है। तो उसकी क्लीनिंग कैसे होती है, इन स्टेप्स में। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, देखिए हम लोग की खासतौर पे अगर बात की जाए अपने इंडिया में, हिंदूज में ये ट्रेडिशन है कि आफ्टर डेथ जनरली जितनी भी जो भी हड्डियां होती हैं, जिनको फूल बोलते हैं जनरली, उनको जो भी अपना रिवर, जो अपने इंडिया की जो पवित्र नदियां हैं, खासतौर पे जैसे गंगा हो गई, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। राइट, तो उससे रिलेट करते हैं इसको, सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम। एक्चुअली में क्या होता है कि जो जलाने के बाद में, डेड बॉडी की बर्निंग के बाद में जो ऐश बची, उसमें जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, ये क्या करते हैं, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगी, अब जो राख है ये तो हवा के साथ उड़ती हुई एयर को पॉल्यूट कर देगी। ठीक है, और सेम ऐसे ही हड्डियां जो है वो डिकम्पोज हो नहीं सकती किसी भी कारण से, तो हम लोग इनको क्या करते हैं, इनको हम लोग जो फ्लोइंग वाटर होता है उस फ्लोइंग वाटर में डाल देते हैं। तो वो फ्लोइंग वाटर अपने साथ चलते चलते इस तरीके से खुद को क्लीन करता रहता है, और वो जितनी इंप्योरिटीज थी वो सारी की सारी चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा की शांति मिलती है, नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, ये सब हमें गलत सिखाया गया है। इसके पीछे जो ट्रेडिशन है, जो हिंदू ट्रेडिशन, वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। सेम ऐसे ही कुछ भी चीज जलाते हैं हम लोग घर के अंदर, तो उसमें भी जो राख बचती है, जैसे मान लो अगर आपने घर के अंदर हवन किया है, तो उसके बाद में भी जो एशेस बचेंगी, उस एशेस को भी हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल वाटर, जो नेचुरल फ्लोइंग वाटर होता है उसके साथ में हम लोग उसको फ्लो करा देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं नेचुरल स्ट्रीम को इंडिकेट करता है। और अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो और इसका एग्जाम्पल है यमुना रिवर। स्टार्टिंग में जब दिल्ली में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट हुई थी, तो ये अपने एफ्लुएंट्स को रिवर में डालती थी, यमुना के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज भी कम थी, प्रोडक्शन भी कम थी, तो यमुना रिवर जो है उस इंप्योरिटीज को इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती थी और क्लीन हो जाती थी। धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता गया, पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, डिमांड भी बढ़ती गई प्रोडक्ट्स की, तो जिसके बेसिस पे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए दिल्ली वाली इंडस्ट्रीज ने, इन्होंने यमुना में ही कॉन्टिन्यूसली उसको डालते गए। और आज के टाइम पे एक टाइम ऐसा आ चुका है कि यमुना वाटर ने, जो वाटर है यमुना रिवर का, इसने अब पानी को गेन करना ही बंद कर दिया। दैट मींस अब इसने मतलब पानी को साफ करना ही बंद कर दिया, ये मैकेनिज्म इसमें खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके पानी में ऑलरेडी इतनी ज्यादा इंप्योरिटीज हैं। मतलब देखो, इस मिक्स के लिए पहले स्टेप का मतलब क्या था, इंप्योरिटीज का जो हजार्ड था, उस हजार्ड का रिड्यूस होना, कंसंट्रेशन घटना। अब अगर पानी में ऑलरेडी इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन बहुत हाई है,
ऊपर से आप और कंसंट्रेशन में ला रहे हो, तो घटेगी थोड़ी, ये तो बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो पहला स्टेप ही नहीं अगर फॉलो होगा तो अगले स्टेप्स कहां से फॉलो होंगे, ठीक है। तो इस कारण से आज के टाइम पे यमुना की जो हालात हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही साइंटिफिक रीजन ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग जोन्स के बारे में बात करेंगे, लेक्स का डिस्पोजल करेंगे, और कल के टॉप मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट क्लास होगी कल वाले क्लास में, उसमें हम लोग हमारे डिस्पोजल टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, राइट। टिल देन आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सारे टीचर्स वेट कर रहे हैं, राइट। और भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स और स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए भी और भी फैकल्टीज आने वाले हैं। तो एक हमें भी तो थोड़ा सा एक अपनी तरफ से पॉजिटिव एटीट्यूड शो कीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड, राइट। तो उसके बेसिस पे तो हम लोग भी आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए फैकल्टीज लेके आएंगे, और भी क्वेश्चन सीरीज हैं, बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी तरफ से शो करना पड़ेगा दैट यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अस। सो प्लीज अपनी तरफ से इंटरेस्ट बनाइए, शो कीजिए, अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट होता है, डाउट्स आप कंडक्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए। प्रीमियर्स में भी डाल सकते हैं, जो क्लास से ऑनगोइंग डाउट्स हैं वो प्रीमियर के टाइम पे लाइव चैट में डाल सकते हो, अदरवाइज कमेंट करके आप बता सकते हो। I'll give you the answer of your doubts, right? Till then, thank you so much and अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो जितना हो सके, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेहनत पे, आपकी पढ़ाई पे ही डिपेंड करता है। थैंक यू।